Subscribe the Biology channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आई एम दिलीप कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स है क्या? बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टम है टू हैंडल द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सिस्टम दिया हुआ है कि किस तरीके से आप बायोलॉजी के फील्ड में प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम किस और फील्ड्स में भी हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो भी फील्ड साइंस की होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना लाजिम है। अब देखें कि टू हैंडल द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम जैसे कि आजकल हॉट इशू चल रहा है कोरोना का वायरस एक प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल फील्ड में। ह्यूमन हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन जो है इससे अफेक्टेड हैं, और ये कोरोना एक प्रॉब्लम है, तो ये एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है। इस तरीके से और भी बहुत प्रॉब्लम हैं। हम आज इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो प्रॉब्लम लेंगे, थोड़ा सा हम बैक जाएंगे, पीछे टाइम में जाएंगे, जब कि मलेरिया का लोगों को पता नहीं था कि मलेरिया क्या है और मलेरिया कैसे होती है। तो मलेरिया को एक प्रॉब्लम लेके हम आज इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मलेरिया को हम साथ साथ लेके चलेंगे, फिर रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। आपको मैं इजी से इजी समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखें कि जो बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं, जहाँ जो रिसर्चर हैं, जब वो रिसर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वर्क कैरी आउट करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक को हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर अभी जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम पे, जैसे कोरोना एक प्रॉब्लम है, तो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो लेते हैं एज अ टॉपिक। जैसे मैंने रिसर्च की पोलन ग्रेन पे, तो पोलन ग्रेन को मैंने लिया एज अ टॉपिक और उस पे मैंने रिसर्च की। इस तरीके से आज जो साइंटिस्ट जो प्रॉब्लम है वो कोरोना पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को जो साइंटिस्ट जब उस पे रिसर्च करते हैं और फॉलो करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को, तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहेंगे क्या? टॉपिक ही कहेंगे, और ये लेते हैं एज अ प्रॉब्लम, ठीक है। A systematic method of steps is followed in order to carry out the research। जब रिसर्च करते हैं, जब इस टॉपिक पे काम करते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हम जो आज डिस्कस करेंगे वो कोरोना का नहीं करेंगे। कोरोना पे अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इस प्रॉब्लम को भी बायोलॉजिकल मेथड से टैकल कर लेंगे। मगर हम बात करेंगे मलेरिया की, क्योंकि उससे आपको पता है कि मलेरिया में क्या होता है। तो जब इस प्रॉब्लम को हल करेंगे तो एक सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू करेंगे, और उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। और वो स्टेप्स कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस में आ जाती है रीजनिंग में इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन को फिर जो है समअप करना, कंक्लूशन के बाद थ्योरी बनाना, और थ्योरी अगर एक्सेप्ट हुई, अगर साइंसदानों ने उनको एक्सेप्ट किया, अगर थ्योरी सही होगी तो उसको माना जाएगा एज अ लॉ। पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी? प्रॉब्लम की। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को। जब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजी की फील्ड में प्रॉब्लम है क्या, तो अब प्रॉब्लम के बारे में डेटा कलेक्ट होगी। जैसे हमने आज प्रॉब्लम लिया है मलेरिया का बुखार। एक गांव में हम जा रहे हैं जहां पे कि मलेरिया का बुखार एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के बारे में हम डेटा कलेक्ट करेंगे।
तो जो सेकंड स्टेप होगा डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करेंगे तो ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे? ऑब्जर्व हमारे पास 5 सेंसेस है, देखना, स्मेल, टच, टेस्ट, हेयरिंग, सुनना। देखना, सुनना, टेस्ट करना, ये जो 5 सेंसेस है इनका हम यूज़ करेंगे डेट ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन की 2 अक़साम हैं, एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात होगी, जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 6, 7, 8 या किसी को मेजर करेंगे कि इसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और एक्यूरेट फिगर की जब बात होगी, जब हम फिगर्स की बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जब किसी भी प्रॉब्लम की हम क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। अगर मलेरिया बुखार को हम देख रहे हैं तो मलेरिया बुखार कितनी शिद्दत से आ रहा है, ठीक है, और कितने लोगों को बुखार है। अब देखिए लोगों को कितने, 10 लोगों को ये डिजिट्स आ गए, तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन की 2 अक़साम है। जब डेटा कलेक्ट हो गई, हमारे पास डेटा आ गई, हमने गांव में लोगों से पूछा कि आपको बुखार कैसे आता है, तो लोगों ने बताया कि हमें 2 दिन छोड़ के बुखार आता है, 3 दिन छोड़ के बुखार आता है। बुखार हमें वोमिटिंग, उल्टी के साथ आता है, हमें जोड़ों में दर्द है, और कुछ लोगों ने कहा कि हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी हमें है बुखार के साथ, ठीक है। तो अब देखें, एक बात आपने और जहन में रखनी है कि ये जो बुखार है जिसको पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर कहते हैं, बुखार ये डिजीज़ नहीं है। बुखार एक अलार्मिंग साइन है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी को आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेनर चीज़ जा चुकी है। तभी बुखार एक अलार्म दे रहा है कि अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। बुखार जब आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसलिए बुखार आ रहा है। बुखार हमें अलार्म करता है कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। अब देखें, जब डेटा कलेक्ट हो गई, डेटा हमने कलेक्ट कर ली, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद साइंटिस्ट क्या करता है, एक हाइपोथेसिस रिपोर्ट बनाता है, एक टेंटेटिव रिपोर्ट बनाता है। टेंटेटिव रिपोर्ट बनाता है कि ऐसे हो सकता है कि ये जो लोग हैं इनको मलेरिया का बुखार हो सकता है। अब हाइपोथेसिस आ गई। हाइपोथेसिस बनाने में रीजनिंग होती है, एक रीजनिंग है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी रीजनिंग है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में जो आइडियाज़ बनते हैं, जो ख्यालात बनते हैं, वो क्या, एक स्पेसिफिक से जाते हैं आइडियाज़ जर्नल की तरफ। जैसे स्पेसिफिक अगर हम बात करें किसी एक बर्ड्स की, अगर पैरट की बात करें तो एक पैरट को हमने स्पेसिफिक लिया है। अगर जनरली बात करें तो पैरट में विंग्स होते हैं और विंग्स सारे परिंदों में मौजूद होते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक परिंदे से हमने बात की सारे परिंदों की, तो ये एक इंडक्टिव चीज़ हो गई कि स्पेसिफिक से जब जनरल की तरफ आइडिया मिले, हाइपोथेसिस मिले, तो उसको इंडक्टिव जो रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो जर्नल से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाती है। अब जर्नल, अगर सारे परिंदों की हम बात करें कि सारे परिंदों को जो सारे जो बर्ड्स हैं उनको विंग्स हैं, ठीक है, और इन सारों में से अगर हम एक पैरट की बात करें तो ये हो जाएगी जर्नल से एक स्पेसिफिक की तरफ। ये तो मैंने आपको समझाया सादा ज़ुबान में। अब आपके बुक के मुताबिक मशहूर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसने के सेल को दरियाफ्त किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क टिश्यू, एक कॉर्क टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेके जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं और इसने हर एक कंपार्टमेंट को कहा कि ये सेल है। ये क्या है? सेल है। एक स्पेसिफिक बात होगी, सेल, ठीक है। आगे
दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था शेल्डन और शेवॉन। शेल्डन और शेवॉन ने एक थ्योरी पेश की जिसको कहा गया क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी शेल्डन और शेवॉन ने जो है पेश की। शेल्डन और शेवॉन ने कहा कि जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स की बात करें या आप एनिमल की बात करें, जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे जो है इस जो स्पेसिफिक चीज़ जो रॉबर्ट हुक ने कही थी, सारे के सारे जानदार किससे बने हुए हैं, इस सेल से बने हुए हैं। तो आ गए हम एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। ऐसे ही अगर सारों की बात करके अगर किसी एक सेल को देखेंगे, एक प्लांट के सेल को देखेंगे, तो फिर जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग समझ में आई होगी। उसके बाद है कि ये जो आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है कि जो गांव में, वापस चलते हैं गांव में, कि जो गांव में ये जो लोग हैं इनको जो बुखार है ये मलेरिया का है। अब इस बात को साबित करने के लिए साइंस, हमने पहले कहा था साइंस से जो हमें नॉलेज मिलती है वो नॉलेज मिलती है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद ही साइंटिस्ट कोई स्टेटमेंट देगा, ऐसे नहीं देगा स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है इसको एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको मलेरिया का बुखार है। जब इस गांव में से लोगों का ब्लड लिया गया, कलेक्ट किया, तो उस पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी एक समअप बनाई, कंक्लूशन बनाया कि ये जो लोग हैं वाकई इनको मलेरिया का बुखार है। और जब इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब समअप किया, जब समराइज़ किया, तो उसको एक थ्योरी की शक्ल दे दी कि जो मलेरिया का बुखार है वो मादा मच्छर खाने से इन लोगों को हुआ है और इस गांव में ये जो जितने भी बुखार के पेशेंट हैं इनको मलेरिया का बुखार है। मलेरिया का बुखार आपको पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है और ये जो प्लाज्मोडियम है मादा मच्छर है, एनोफिल्स जो मादा मच्छर है उसके काटने से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और वो काज करता है मलेरिया का बुखार। और मलेरिया के बुखार में 2 दिन छोड़ के बुखार आता है, 3 दिन छोड़ के बुखार आता है, वोमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है और जोड़ों में दर्द होता है, बुखार सर्दी के साथ आता है। तो ये बात साबित हो गई कि उन्होंने थ्योरी पेश की, ठीक है, कि थ्योरी में कहा कि ये बुखार मलेरिया की वजह से। उसके बाद थ्योरी को ऐसे ही नहीं माना जाता एज अ लॉ। थ्योरी को फिर एक ज्यूरी बैठती है, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आके बैठते हैं और फिर इस थ्योरी को वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो इस थ्योरी को माना जाता है एज अ लॉ। जैसे इंटर में आप पढ़ेंगे मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, केमिस्ट्री में आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, फिजिक्स में आपने थर्मोडायनामिक लॉ पढ़ा। ऐसे जितने भी लॉ हैं वो लॉ ऐसे नहीं बने, ऐसे सिस्टमेटिक वे के थ्रू जो है ये लॉज बने हैं। तो आज हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हमने कहा कि टू हैंडल द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको भी इन स्टेप्स के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम को टैकल किया जाएगा। जो स्टेप्स हैं, नंबर 1 स्टेप है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 है डेटा कलेक्शन, नंबर 3 है हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस में रीजनिंग और रीजनिंग में फिर इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल की बात करेंगे, आइडिया होगा, और डिडक्टिव में आइडिया होगा जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ। उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस है इसको चेक करना, टू चेक द हाइपोथेसिस। उसके बाद उसका जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी रिज़ल्ट क्या है वो रिज़ल्ट लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। रिज़ल्ट के बाद थ्योरी बनाएंगे कि आपने क्या काम किया और रिज़ल्ट क्या है, एक रिटन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे रिसर्चर रिसर्च करते हैं और एक थीसिस, एक बुक लिखते हैं, ऐसे एक बुक लिखा जाएगा। फिर अगर ये थ्योरी आपकी साबित सही होती है, साइंटिस्ट की अगर ये थ्योरी साबित सही होती है तो उसको माना जाता है एज अ लॉ। थैंक यू सो मच।